चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं ये जानते हैं। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 और ये हमारे चैप्टर नंबर 5 होगा। इसके बाद हमारे एक और चैप्टर होगा, फिर आपकी ये बुक समाप्त हो जाएगी और आपकी इस बुक की टेंशन भी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए किन किन चीजों को कवर करने वाले जानते हैं। मध्यकालीन चीन के बारे में, यानी मध्यकाल यानी मेडिवल टाइम में चीन की स्थिति किस प्रकार की थी, चीन ने किस प्रकार से विकास किया था, क्या चीन इसी तरीके से विकास कर इस टाइम विकास कर रहा है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वंशावादी परिवर्तन और कन्फ्यूज बदलती राज्य विचारधारा, यानी कि जो राज्य की बदलती विचारधाराओं के बारे में हम जानेंगे। देखिए किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं हम। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी परिचय को जानेंगे। किसी भी चैप्टर को जानने से पहले उसके परिचय को जानना आवश्यक होता है। फिर हम जानेंगे वंशावादी परिचय के बारे में कि वंशावादी परिचय यानी वंशावादी परिवर्तन आप कहिए इसे। इसके बाद आप जानोगे तांग वंश के बारे में, सांग वंश के बारे में, मंगोलों के बारे में और जो हेमिंग वंश के बारे में, कन्फ्यूशियसवाद के बारे में। हम एक एक करके सब चीजों को समझेंगे। चलिए परिचय को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जानने वाले हैं चीन की सभ्यता के बारे में। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, चीन की सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, गिनी चुनी सभ्यताओं में से एक थी। आप बोलोगे मैम गिनी चुनी सभ्यता यानी जैसे भारत की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता, माया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन्हीं गिनी चुनी सभ्यताओं में से कौन थी? चीन की सभ्यता। सही पहचाना। अब देखिए अगर बात की जाए, दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं या नहीं है? ठीक है, दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र है, उसी प्रकार से चीनी राष्ट्र है। जो अन्य राष्ट्र है उसमें किसी न किसी वंश का शासन रहा है। हम पढ़ते आए हैं कि किसी न किसी वंश का शासन रहा है। इसी प्रकार से चीन पे भी कई राजवंशों ने शासन किया था और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि दास समाज भी रह चुका है और सामंतवादी व्यवस्था भी यहाँ पर स्थित रह चुकी है चीन में। तो आप ये समझ रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं कि चीन लगभग 4000 वर्ष पुराना लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त होता है चीन का। अब लिखित दस्तावेज में कौन सा दस्तावेज? तो इसमें आपको सांस्कृतिक ग्रंथ देखने के लिए मिलेंगे, इसमें इतिहास के कुछ साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए जब हम किसी भी इतिहास को जानते हैं तो ये साक्ष्य हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक होते हैं और हमारी जड़ों को मजबूत कर देते हैं। किस लिए? किसी साम्राज्य के बारे में जानने के लिए, किसी सभ्यता के बारे में जानने के लिए या दूसरे देश की सभ्यता के बारे में जानने के लिए। अगर बात की जाए, हमने समझा कि चीन ने किस प्रकार से विकास किया। अब देखिए आगे हम जानते हैं वंशावादी परिवर्तन के बारे में। ये परिवर्तन है, परिचय लिख दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, वंशावादी परिवर्तन ये होता क्या है, यानी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूरोप ने मध्यकाल में जिस प्रकार से मध्यकाल में ईसाई धर्म ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, उसी समकालीन, अब बोलोगे समकालीन क्या होता है, यानी उसी समय चीन में भी, यानी चीन ने अपने आप को, चीन में कौन सा धर्म फैल रहा है? बौद्ध धर्म ने अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया था। बौद्ध धर्म भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, जिस प्रकार से यूरोप में ईसाई धर्म कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि यूरोप को ईसाई जगत के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसी धर्म को इतनी बड़ी मान्यता दे दी गई है कि अगर हम ईसाई जगत की बात करें, यानी हम पूरे के पूरे यूरोप साम्राज्य की बात करें, पूरे यूरोप की बात करें, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप की। अब देखिए इसमें हमने समझा कि उस टाइम बौद्ध धर्म फैल रहा था, समकालीन कहा चीन में फैल रहा था, जब यूरोप में फैल रहा है। परंतु अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो पश्चिमी यूरोप है उसमें संस्कृति कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त थी, कहीं ना कहीं बिखरी हुई संस्कृति थी। आप बोलोगे मैम क्या चीन में नहीं थी? जी चीन में भी थी, परंतु इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त संस्कृति चीन में नहीं थी। अगर चीन की संस्कृति के बारे में हम और जाने तो चीन की संस्कृति का जो केंद्र है वो पीली नदी है। पीली नदी को मदर रिवर के नाम से भी
जाना जाता है। अब मुझे आप बताइए, पीली नदी केंद्र है, यानी कि कहीं ना कहीं मिट्टी उपजाऊ होगी और किसान किससे जुड़े होंगे, खेती से जुड़े होंगे, अपनी मातृभूमि से जुड़े होंगे और कृषि करेंगे। अब देखिए, अगर बात की जाए कि किस वंश ने कृषि को आगे बढ़ाया और लंबे समय तक कहीं ना कहीं शासन किया, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि कौन सा वंश हो सकता है। तो देखिए, आपके मन की दुविधा को दूर करने के लिए मैं बता देती हूँ, वो हान वंश था जिसने चीन में लंबे समय तक शासन किया था और साथ में लोगों को, किसानों को उनकी मातृभूमि के साथ यानी कृषि के साथ जोड़ दिया और इन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन दिया कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, आपके मन में विचार रहा होगा कि मैम कृषि को ही बढ़ावा क्यों दिया जाए। अब मुझे बताइए कि उस टाइम लोग कहीं ना कहीं खेती के द्वारा ही अर्थव्यवस्था अच्छी होती थी। देखिए, खेती अच्छी, पैदावार अच्छी, टैक्स जाएगा, टैक्स किसे आएगा, राज्य को जाएगा। सम्राट के पास टैक्स जा रहा है, यानी वो कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे साम्राज्य के लिए, अपने वंश के विकास के लिए, अपने राजवंश को चलाने के लिए। अब क्या है, जब वहां पे सभी लोग कल्याणकारी योजनाएं प्राप्त होंगी जनता को, तो जनता क्या खुश होगी शासक से, और शासक का जो गद्दी है वो बनी रहेगी और उसका राजवंश लंबे समय तक चलेगा और सब खुश रहेंगे, खुशहाल जीवन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कृषि जुड़ी है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ। अर्थव्यवस्था, देखिए, अर्थव्यवस्था तभी ठीक हो सकती है जब आय होगा। तो आय का स्रोत क्या हुआ, कृषि हुआ, क्योंकि कृषि के द्वारा टैक्स जा रहा है। तो ये पूरी चैन है कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको कनेक्शन बताया है कि किस प्रकार से ये कृषि पूरे राजवंश के साथ जुड़ी हुई है। तो हान वंश इसीलिए कृषि को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया करते थे। अब देखिए, अगर मैं आपको उत्तरी चीन की बात बताऊं तो देखिए, हनु तुर्क जैसे खानाबदोश राजवंश भी हुआ करते थे चीन में। अब देखिए, अगर हम आगे बात की जाए कि तांग वंश की, अब देखिए हम तांग वंश के बारे में जानने जा रहे हैं। तो 618 से लेकर 907 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। किसने शासन किया था, तांग वंश ने। तांग वंश को ये माना जाता है कि इन्होंने चीन की संस्कृति को, अर्थव्यवस्था को, एकता को बहाल किया, बहुत आगे तक बढ़ाया। अब इन्होंने कैसे बढ़ाया ये समझिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहीं ना कहीं कृषि को भी बढ़ाया। अब कृषि ठीक हो रही तो स्थिति ठीक होगी ही होगी। इन्होंने एकता को, संस्कृति को, सभी को आगे बढ़ाया। इन्होंने चीन की संस्कृति को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तांग शासकों ने। अब देखिए, जब उन्होंने इस प्रकार से चीजों को किया, अब हम जानेंगे मध्य एशिया के देशों के बारे में। देखिए, मध्य एशिया के देशों में अब कुछ देश थे और अन्य देश भी थे। तो कैस्पियन सागर जो हो गया, अफगानिस्तान जो हो गया और भारत जो हो गया, ये इन तीन देशों में कहीं ना कहीं चीन को उनकी सीमाओं पर मान्यता प्राप्त थी। अच्छा, आपने ये सुना है ना कि कहीं ना कहीं गहरी दोस्ती भी इतनी अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार से ये भी समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि तांग वंश ने कहीं ना कहीं तिब्बत पे अपना प्रभाव जमा दिया और दिखा दिया। तांग वंश के बारे में और जानकारियों को जानते हैं। देखिए, तांग शासकों ने तिब्बत पे अपने प्रभाव को बढ़ाया, यानी तिब्बत पे अपने प्रभाव को दिखाना आरंभ कर दिया है। 798 ईसा पूर्व की अगर बात की जाए तो तांग दरबार में बगदाद के खलीफा की बात करें। अब देखिए, तांग दरबार में बगदाद के खलीफा जो है हारून अर रशीद, यानी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुसलमान है ना। तो हारून अर रशीद के साथ जो है गठबंधन की संधि कर ली, यानी तांग शासकों ने हारून अर रशीद के साथ गठबंधन की संधि कर ली है। अब देखिए, इससे क्या होता है, जिससे तांग दरबार में इस्लामी दुनिया भी सक्रिय हुई, यानी मुस्लिम धर्म सक्रिय हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि चीन में बौद्ध धर्म था, अब बौद्ध धर्म के अलावा एक और धर्म आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस्लामी दुनिया का क्या उदय हो रहा है, वो सक्रिय हो रही है, उसका कहीं ना कहीं आरंभ हो रहा है। तो देखिए, इसके बाद क्या है, 9वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, 9वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है ये जानिए। 9वीं शताब्दी के अंत में चीन में राजनीतिक अव्यवस्था फैलने लग गई। अब लोग में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अव्यवस्था फैलने लग गई। अब लोग कहीं ना कहीं
नाखुश हैं, यानी लोग खुश नहीं हैं इनके फैसलों से। जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहीं ना कहीं जो संगठन कर लिया है, गठबंधन कर लिया है, संधि कर ली है हारून अल रशीद के साथ, जो ताक शासक है, उनसे जो जनता है वो नाखुश हो गई है। तो राजनीतिक रूप से आपको देखने के लिए मिला है कि आप जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था हो गई है, यानी व्यवस्था ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं बिखर गई है, ये बताया गया है। फिर क्या है, प्रवेश कर लिया, यानी अव्यवस्था ने प्रवेश कर लिया राजनीतिक रूप से, बताया गया। उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं खो गई। अब क्या है, जो उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं हैं वो दोनों ही खो गई हैं। और इसके बाद क्या है कि आंतरिक विद्रोह शुरू हो गए, यानी चीन में ही आंतरिक रूप से लोगों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग नाखुश हैं, जनता नाखुश है उनके इस फैसले से। इसके बाद क्या हुआ कि भ्रष्टाचार फैला और प्रशासनिक तंत्र में क्या गिरावट आ गई। चलिए अब हम जानते हैं सांग राजवंश के बारे में। सांग राजवंश में आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे आविष्कार भी देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कागज के नोट होता है उसका आविष्कार भी इसी राजवंश में हुए थे, और साथ में कंपास का आविष्कार भी इसी राजवंश में, यानी सांग राजवंश में कंपास का, नोट का और नौसेना का आविष्कार इसी राजवंश में हुआ था। तो चलिए शुरू से जानते हैं इन चीजों को बेसिकली, ठीक है। इसमें है क्या, देखिए सांग राजवंश, इसका शासन काल जो है 960 ईसा पूर्व से लेकर 1289 ईसा पूर्व तक चला। यानी सांग राजवंश का जो शासन काल है, जो उसकी अवधि है वो कब से कब तक की है ये बताया गया है। तो 960 ईसा पूर्व से लेकर 1289 तक इस राजवंश ने शासन किया है। इसके बाद 5 राजवंश, इसमें क्या है 5 राजवंश और जो है 10 राजशाहियों के दौर के बाद शुरू हुआ है। यानी 5 राजवंश के और साथ में 10 राजशाहियों के जाने के बाद जो है सांग राजवंश जो है स्थापित हुआ, उसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें देखिए मंगोल, आप इसे मंगोल भी कह सकते हैं और युआन मंगोल दोनों एक ही है, ठीक है। इनका जब शासन आरंभ हुआ तो ये सांग राजवंश का शासनकाल समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, ये समझिए। तो इसमें क्या है, उभरने पर खत्म हो गया था, यानी मंगोल जब राजवंश का उदय हुआ तो सांग राजवंश का काल समाप्त हो गया था। इसके बाद देखिए क्या है कि सांग शासकों के काल में क्या हुआ है, बहुत ही प्रशासनिक सैन्य वैज्ञानिक प्रगतियां हुई, यानी बहुत ही प्रशासनिक जो है सैन्य प्रगतियां होती हुई दिखती हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए किस प्रकार की है, यह दुनिया की पहली सरकार थी, इसने चीन की एक टिकाऊ नौसेना स्थापित की थी। यानी पूरी दुनिया, यानी पूरे विश्व की पहली सरकार थी जिसने नौसेना, टिकाऊ नौसेना स्थापित की थी, यानी चीन की सरकार ने। देखिए सांग राजवंश में यह परिवर्तन हुआ है। अब इसके बाद देखिए जिसमें चीन की एक टिकाऊ नौसेना स्थापित की, यह हमें समझ आया। और इसी राजवंश के काल में कंपास का आविष्कार हुआ, कंपास के द्वारा दिशाएं बताई जाती है, इसका आविष्कार सांग राजवंश में हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, सांग राजवंश बाद में बट जाता है, क्या अब ये विभाजित हो जाता है, अब ये जानते हैं उत्तरी और दक्षिण भाग में विभाजित होता है। देखिए क्या बोला जाता है, बई, उत्तरी भाग को बई कहा जाता है और दक्षिणी भाग को नान कहा जाता है। बई और नान में विभाजित हो गया है क्या, सांग राजवंश। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसका जो शासनकाल हमने बताया आपको कि इसके बाद उत्तरी, यानी उत्तरी हिस्से में, यानी उत्तरी जो हिस्सा है बई, जो बट गया है चीन में, उसका बताया जा रहा है इसका शासनकाल कब से कब तक का था। तो 960 से लेकर 1127 के दौर तक चला इसका शासनकाल। अब इसमें क्या है, चीन के अंदरूनी भागों पर इस राजवंश का नियंत्रण था। जो चीन के जो अंदरूनी भाग है, जो आंतरिक भाग है, बाहरी भाग है, सब पर नियंत्रण था। अब इसके बाद देखिए कि इसी राजवंश में जो है बियांजिंग जो है शहर भी था, यानी इसी राजवंश में एक शहर है जिसका नाम बियांजिंग है, इस शहर का नाम है। अब देखिए जो कि आधुनिक युग में काइफेन के नाम से जाना जाता है, इस टाइम इसे काइफेन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए काइफेन कहते हैं उत्तरी चीन का नियंत्रण जो है सांग राजवंश से छिन गया है। अब क्या है, जो मैंने आपको बताया जो उत्तरी हिस्सा था, अब उसका जो नियंत्रण है वो छिन गया है। अब जिन राजवंश के पास पूरा का पूरा नियंत्रण आ गया है। अब मंगोल के बारे में जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मंगोलों ने चीन पर किस प्रकार से कब्जा किया, यानी सांग राजवंश के बाद आया मंगोल। अब मंगोलों ने शासन किया
चीन ने पहली बार अनुभव किया था विदेशी कब्जा, विदेशी आक्रमण, क्योंकि चीन पर पहली बार किसी विदेशी ने आकर कब्जा कर लिया था। ये पहला अनुभव था। तो देखिए, चलिए और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खान नामक एक मंगोल विजेता ने उत्तरी चीन पर राज्य को उखाड़ फेंका और फिर पश्चिमी एशिया के बड़े हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। यानी जो पश्चिमी हिस्सा है चीन का उखाड़ फेंका है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, पश्चिमी हिस्से को, उत्तरी हिस्से को उखाड़ फेंका और पश्चिमी हिस्से पे इन्होंने क्या किया, उस पर अपने प्रभाव को, अपने नियंत्रण को और ज्यादा बना लिया, यानी अपना नियंत्रण वहां पर स्थापित कर दिया। अब देखिए, पूरा का पूरा हिस्सा जो है कहीं ना कहीं मंगोलों के नियंत्रण में आ गया है। अब देखिए, इसके बाद अगर जा रहे हैं हम पश्चिमी की ओर, एक अभियान चलाया गया। अब जो पश्चिमी हिस्सा था जहां पर मंगोलों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था, वहां पे क्या एक अभियान चलाया गया है। अब देखिए, कौन सा अभियान चलाया गया ये जानते हैं। इसमें फारस में मेसोपोटामिया को पराजित किया गया। जो फारस में मेसोपोटामिया है उसे पराजित कर दिया गया है। और इसके बाद ये कैस्पियन सागर के उत्तरी और पश्चिमी रूस के कुछ हिस्सों को नियंत्रित कर लिया गया। जो कैस्पियन सागर का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है उस पर नियंत्रण कर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया, वहां पर आक्रमण करके। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, 1289 में क्या हुआ, चंगेज खान के पोते, अब देखिए चंगेज खान के पोते की बात आ रही है यहाँ पे, जो कुबलाई खान को दास, इसमें क्या है के द्वारा चीन पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया गया। यानी चंगेज खान का पोता जो है कुबलाई है, उनके द्वारा जो है मंगोलों ने या चीन पर कब्जा कर लिया है, अपने चीन पर अपने प्रभाव को बनाए रखा है, अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रखा है। अब देखिए, इससे चीन पर मंगोलों ने क्या किया, युआन राजवंश की जो राजनीतिक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। मंगोलों को चीन पर उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता था। यानी मंगोलों को किस लिए जाना जा रहा है चीन में, उनकी क्रूरता के लिए। मंगोल बहुत ज्यादा क्रूर थे और उनके वैसे क्या हो रहा था, वहां पर जनता का बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा था, जनता बड़े पैमाने पर मर रही थी। और इसके बाद देखिए, इसीलिए चीन में इन्हें क्रूर शासक माना जाता है। और कब्जा जो किया था पहली बार विदेशी आक्रमण, इनके लिए, चीन वासियों के लिए बहुत ही दर्दनाक था। देखिए, इसके बाद क्या होता है, दक्षिणी चीन पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी की एक बड़ी बदलती, इसमें क्या, स्थानीय आबादी की बड़े पैमाने पर हत्या हुई। यानी जो स्थानीय आबादी थी, स्थानीय स्तर पर जो आबादी थी, जो जनता थी, उसकी हत्या हो रही है बड़े पैमाने पर। किसके वजह से, मंगोलों के वजह से। मंगोलों ने चीन पर कब्जा कर रखा है, अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रखा है। इसके बाद देखिए क्या होता है, मंगोलों ने चीन की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, उस पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, जैसे सिविल सेवा जैसी परीक्षाएं, इस पे अपनी जो है प्रभुत्व को बनाए रखा। यानी सिविल जैसे सेवा जैसे इतने बड़े पद, यानी इतने उच्च पद पर खुद को, यानी गैर चीनी वहां पर बैठे हुए, गैर चीनी यानी मंगोलों का प्रभुत्व है, मंगोल नियंत्रण कर रहे हैं। जो छोटे मोटे कार्य हैं वो चीनियों को दे दिए गए हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए आगे जानते हैं। इसके बाद आता है मिंग अवधि के बारे में जानते हैं। मिंग अवधि जो है 1368 से लेकर 1664 तक की मानी जाती है। इसमें क्या है, इसमें यह माना जाता है जो शासक है, अब शासक कौन, यानी राजा, जो राजा है वो स्वर्ग के द्वारा चुने गए हैं, ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं और ईश्वर ने उन्हें चुनकर धरती पर भेजा है मिंग राजवंश के रूप में, ताकि जनता की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे जनता खुश हो चाहे ना खुश हो, उसे क्या मिंग राजवंश के शासकों को अपनाना ही पड़ेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत ये था। तो इनका प्रभुत्व भी बहुत ज्यादा था, इन्होंने भी अपने प्रभुत्व को बनाए रखा मिंग राजवंश ने। अब इसके बाद हम जानेंगे कन्फ्यूशियसवाद। अब ये होता क्या है, आपके मन में ये विचारधारा आ रही होगी। तो देखिए 5वीं शताब्दी की अवधि के द्वारा क्या हुआ था, तो 5वीं शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म का जो उनके विचार थे, उनके प्रभुत्व का उदय हो रहा था, उनकी नई नई विचारधाराएं आ रही थी 5वीं शताब्दी में। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों की विचारधाराएं आ रही है बौद्ध और जैन धर्म की। तो उस टाइम चीन में एक शासक थे जो है कन्फ्यूशियस।
उनका नाम था कन्फ्यूशियस और उनकी विचारधारा को ही कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। अब इनकी विचारधारा क्या थी ये समझिए। तो इनकी विचारधारा ये थी कि ईश्वर के द्वारा जो है इंसान को, मानव को बनाया गया है और मानव को आदर के साथ रहना चाहिए, जो है कहीं भी जो है उन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाईचारा के साथ रहना चाहिए, भाईचारे को बना के रखना चाहिए। जो मानव ऐसी चीजें नहीं करता वो असभ्य मानव है, वो मानव है ही नहीं। इसके बाद इसमें बताऊं जो ये कन्फ्यूशियसवाद विचारधारा है ये किस वंश में आई थी, तो झाऊ वंश में आई थी। झाऊ वंश अब तक का चीन का सबसे लंबा, सबसे बड़ा वंश था और इसे झगड़े का वंश कहा जाता है। अब झगड़े का वंश कहा जाएगा तो आप मुझे ये बताइए, क्या जनता खुश रहेगी झगड़े से? नहीं रह सकती। जनता बहुत ही कष्ट झेल रही थी, बहुत ही परेशान थी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो